हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आज जिस पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी जो है बी ऑनर्स का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, यानी कि डीएससी पेपर है। और ये पेपर जो भी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में है और इसने ऑप्ट कर रखा है उसको देना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या सिलेबस रहा है। तो ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी का। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग को ये पेपर मिला हुआ है। जो है बेसिकली 5 जो है यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। एंड सेकंड जो यूनिट है उसमें अप्रोचेस है, तो उसमें 3 अप्रोचेस मेन है, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। इसी तरीके से यूनिट थर्ड में जो है ट्रेडिशंस है, उनमें से 4 ट्रेडिशन हमें बेसिकली पढ़ने हैं, लेकिन 4 में से सिर्फ आप 3 भी पढ़ लेंगे तो इनफ रहेगा। जैसे कि फर्स्ट इज लिबरल, सेकंड मार्क्सिस्ट एंड कंजर्वेटिज्म। उसके बाद जो है क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव है पॉलिटिकल थियरी के, मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसके बाद जो है आइडिया है, आइडिया के अंदर पॉलिटिकल कम्युनिटी में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। इसी को हम जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये जो सिलेबस है, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो है आपको ये बताना है कि राजनीति क्या है और राजनीति का सैद्धांतिकरण किस प्रकार से है। इसके बाद से यूनिट जो 2 है, यूनिट 2 के अंदर राजनीति सिद्धांत के जो दृष्टिकोण है उसमें 3 दृष्टिकोण है। एक मानक दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और अनुभवजन्य दृष्टिकोण है। इसके बाद इकाई जो 3 है, इसके अंदर राजनीति सिद्धांत की जो परंपराएं हैं, उदारवादी परंपरा, मार्क्सवादी परंपरा, अराजकतावाद परंपरा और रूढ़िवादी परंपरा, ये 4 परंपराओं को इसमें दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत में, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी वाले पेपर में। इसके बाद आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। तो उसमें से 2 दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक नारीवादी दृष्टिकोण है और एक उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है। इसी तरह जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में राजनीतिक दृष्टिकोण में राजनीतिक समुदाय का जो विचार है उसमें राजनीतिक दायित्व के बारे में, कि राजनीति के क्या क्या दायित्व है इसके बारे में इम्पोर्टेंटली बताया गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका जो है कुल मिला के सिलेबस रहा है। अब जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इसका जो है पेपर यूनिक कोड है 2322101101। ये कोड है आपको जो है, जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि हिंदी में इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो राजनीतिक सिद्धांत की समझ में जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं छात्रों के लिए, और एग्ज़ाम देने से पहले से कम 2-3 मिनट के लिए सब चीज़ पढ़ लेनी बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको मार्क्स देखने के कितने मार्क्स का पेपर है। तो बेसिकली ये जो 90 मार्क्स का पेपर है, 90 मार्क्स का पेपर है और ये 3 आवर का एग्ज़ाम है, यानी कि 3 घंटे का इसमें एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर के फ्रंट में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इसके बाद मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है ये गलती कर देते हैं, और जिसके कारण उनका जो है एग्जाम में जब बहुत कम नंबर आते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से सुन ले कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं है, और इसके आधार पर ही आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपको एक रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर के जस्ट ऊपर लिख देना है। उसके बाद एनी 5 क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पर जो है अभी तक का जो शेड्यूल है उसमें यही है कि 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, ये है। अगर उसमें लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये देख लेना आप एक बार जरूर, क्योंकि अभी का जो शेड्यूल है, अभी तक के शेड्यूल में मैक्सिमम ये रहा है कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि सभी के जो है अंक जो है समान होंगे और क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि अगर 90 मार्क्स का पेपर है आपका
और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आई थिंक 18 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, जो भी लगभग क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जो ये गलती कर देते हैं, वो गलती करते हैं कि हिंदी में लिखने वाले बच्चे या इंग्लिश में लिखने वाले बच्चे जो हैं, ये गलती कर देते हैं कि उनको एक क्वेश्चन हिंदी में आता है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें कि एक क्वेश्चन हिंदी एक क्वेश्चन इंग्लिश में करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है कि आंसर्स में बी रिटर्न आइदर द इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इस प्रश्न पत्र का जो आपको उत्तर देना है, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में देना है, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। यानी कि जो पूरा का पूरा आपको पेपर देना है, सभी प्रश्नों का जो उत्तर देना है वो एक ही माध्यम में देना है, चाहे तो हिंदी माध्यम में देना है, ठीक है, या फिर अंग्रेजी माध्यम में देना है। ठीक है, एक ही पेपर, एक ही लैंग्वेज रखनी है आपको। ये 4-5 इंस्ट्रक्शन होती है, आई थिंक 4-5 2 मिनट भी नहीं लगेगी आपको पढ़ने के लिए अपने एग्जाम के पेपर, एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किन किन छात्रों को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या निर्देश हैं। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली जो है अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज इट रेलिवेंस एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। इस प्रश्न को जो है 2-3 तरीके से, जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन को मिक्स करके लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रासंगिकता और महत्व पर प्रकाश डालें, या इसकी प्रासंगिकता क्या है। यह प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और राजनीति सिद्धांत के सैद्धांतिकरण की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न में मुख्य तौर पर आपको जो है राजनीति क्या है ये बतानी है, ठीक है, एवं पॉलिटिकल क्या है, थ्योरी एंड पॉलिटी, दोनों के बारे में बताना है कि राजनीति और सिद्धांत क्या है। जैसे कि अगर जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो हेराल्ड जे लॉस्की ने जो राजनीति को के विचार को जो परिभाषित किया था, वो इस तरीके से किया था कि किसे क्या कब और कैसे मिलता है। उनका विचार लोगों के उनके अधिकार द्वारा प्रदान करने में नागरिकों के अधिकार और राज्य की संस्थागत प्रक्रिया की वकालत करते हैं। इसी तरीके से अगर हम डेविड ईस्टन की राजनीति को देखें तो उन्होंने कहा था कि समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में वर्णित किया था। यानी कि जो भी समाज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके जो आवंटन है, उसका जो आधिकारिक आवंटन है, उसके आधार पर राजनीति को उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार को देने की कोशिश की है। तो आपको इसके अंदर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल थियरी, यानी कि राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझ है, इसमें आपको बताना है। फिर इसमें आपको बताना है कि राजनीति जो है वो वैज्ञानिक है या सामाजिक है। ठीक है, फिर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको जो है प्रॉपर क्लियर तरीके से करना है। मैंने इसे पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि आपको आंसर कैसे लिखना है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने का तरीका भी मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना या परिचय लिखना है, फिर पूरा आंसर लिखना है, फिर नीचे कंक्लूजन नीचे आपको जो है लिखना है क्या, आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद आपको जो है बताना है कि आप जो है किस तरीके से उसको निष्कर्ष लिखना है। तो इसी में जो क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योराइजिंग द पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति की सिद्धांतिकरण के महत्व की विवेचना कीजिए कि राजनीति का जो सिद्धांतिकरण है इसके बारे में आपको बताना है। इसमें भी आपको आंसर देना, इसके आंसर कहाँ है मैं आपको पूरा प्रॉपर इसका आंसर बता दूंगा। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि डू यू थिंक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स द सेंट्रल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स और गिव रीजन। यानी कि आपको इसमें बताना है कि क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रित विषय है। तो इसमें भी जो
पर्सन नंबर 1 है और पर्सन नंबर 2 है, कहीं ना कहीं सिमिलर है, आपस में मिले हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सी बार जो है पावर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें राजनीति में और शक्ति का क्या समझ है, किस तरीके से लेकर इसके अध्ययन का केंद्र का विषय बना रहता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको पहले वही राजनीति के बारे में बताना है, फिर सिद्धांत के बारे में बताना है, फिर किस प्रकार से जो है पावर जो है एक सेंट्रल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना एनालाइजिंग द नॉर्मेटिव एंड द इंपेरिकल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल थियरी, यानी कि राजनीति सिद्धांत के मानकीय एवं अनुभव मूलक उपागमों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, एक सीधा ये भी आ सकता है कि राजनीति सिद्धांत के मानकीय जो है उपागम की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि राजनीति सिद्धांत के अनुभव मूलक सिद्धांत की विश्लेषण कीजिए, उसका एक आलोचनात्मक जो है आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए उसका। ठीक है, एक प्रश्न जो है दोनों तरीके से आ सकता है, ये दोनों इकट्ठा भी आ सकता है। अगर ये दोनों को मिलाकर एक प्रश्न बन जाता है तो आपको जो है राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय और अनुभव मूलक उपागमों का विश्लेषण करना है, और दोनों का लास्ट में अंतर ही बता देना कि जो है इंपेरिकल अप्रोच क्या है और नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है। इसी तरीके से ये शॉर्ट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है डिस्कस द ग्रोथ एंड इवेल्युएशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द लिबरलिज्म, यानी कि जो लिबरलिज्म है उसके एवोल्यूशन के बारे में बताना है आपको, उसके ग्रोथ के बारे में बताना है, उसका उदय एवं विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि उदारवाद के उदय और विकास पर प्रकाश डालिए। एक तो प्रश्न ये इस तरीके से भी आ सकता है, और दूसरा ये है जो है क्योंकि जो 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 लिबरलिज्म है उसका जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया वो क्या है कि राइट एन एसे ऑफ द आउटलाइन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द लिबरलिज्म विद द स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, यानी कि जो राजनीति के अंदर उदारवाद का सिद्धांत है, उदारवाद के सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध के संदर्भ में उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांत का बताते हुए निबंध लिखना है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको उदारवाद क्या है ये पता होना चाहिए, उसका उदय कब हुआ, उसका विकास कब हुआ। ठीक है, फिर जो उदारवाद का जो सेंट्रल आइडिया है, ये सिद्धांत है, उसमें मुख्य सिद्धांतों में से व्यक्तिवादी सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है इसी तरीके से जो दूसरा सिद्धांत है वह है राज्य को लेकर कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है आपको परंपरागत उदारवाद के आर्थिक रूप, सामाजिक अस्तित्व के बारे में, फिर उसके नव उदारवाद, ठीक है, संविधान और राज्य की शक्तियों पर अंकुश। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्य को एक लिमिटेड गवर्नमेंट प्रेजेंट करने की बात करता है, तो लिमिटेड रूल की बात करता है, क्योंकि जब व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक्स टेंस ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न 100% जितने मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न इसी तरीके से आएंगे, थोड़ा वर्डिंग घुमा के आ सकती है। ठीक है, आपको आंसर वही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि आगे भी बताया जाएगा। मार्क्सवाद के मार्क्सवाद जो है उसके मुख्य सिद्धांत के अंदर परायपन है, ऐतिहासिक भौतिकतावाद है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, क्रांति है, राजनीति है। ठीक है, अलगाववाद का सिद्धांत है, परायपन का सिद्धांत है। ठीक है, ठीक है, या फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो 4-5 मैंने सिद्धांत बताए ये आपको इसके अंदर क्या है बताने हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अलगाववाद या परायपन वाला सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, और इसकी क्या विशेषता है आज की दुनिया में। डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एलिनिएशन एंड डू यू थिंक दैट इट इज रेलिवेंट टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद के परायपन या फिर अलगाव के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, और क्या आप मानते हैं कि समकालीन दुनिया के लिए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, हालांकि ये पहले ही प्रश्न में ये पूछा गया है, इस वाले को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करके बताया है आपको। अगर ये पहले वाला प्रश्न जो है, ये वाला प्रश्न जो आ जाए, ठीक है, इसी प्रश्न का में ये भी प्रश्न आ जाएगा तब भी आपको ये लिखना है, और ये आ जाएगा तब भी आपको ये लिखना है।
ठीक है, मार्क्सिज्म दोनों के लिए सेम ही है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो क्वेश्चन है वो है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, एंड व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि जो अनुदारवाद है उसके विकास के बारे में बताना है और उसके मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताना है कि इसके कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो ये बताना है। इसको रूढ़िवाद भी बोलते हैं और कंजर्वेटिज्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न विभिन्न रूप है, किन किन रूपों में इसको देखा गया है वो आपको जो है बता देना है। ठीक है, तो इसमें आपको इसके परंपरागत मानव के अपूर्णात्मक, ठीक है, पद सोपनीयता, ठीक, सत्ता, संपत्ति और विभिन्न रूप इसके हैं। सत्तावादी रूप है इसका, पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद है, और डिजाइली जो है उसका रूप बताना है आपको। तो फिर इसमें नव अधिकार और रूढ़िवाद के बारे में बता देना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पूरा जो है ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे डिस्कस द डिबेट and feminist theory of emphasizing on the sex and gender distinction, and next question is related है इसी से ही, वह examine the various stand of feminism, यानी कि लिंग जेंडर के विभेदों के संदर्भ में नारीवादी विचार विमर्श का मूल्यांकन कीजिए और नारीवाद के विविध धाराओं के परीक्षण करना है, यानी कि क्या विवेचना है वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम जो है दो क्वेश्चन को एक साथ भी जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें सिर्फ आपको जो है सेक्स एंड जेंडर के बीच में फेमिनिस्ट डिबेट को लेकर क्या है वो बताना है, और जो दूसरा है वो है एग्जामिन द वेरियस स्टैंड ऑफ फेमिनिज्म। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार से नारीवादी जो है प्रकार के तौर पर है, जिसमें आपको बताना है मार्क्सवादी नारीवाद क्या है, समाजवादी नारीवाद क्या है, रेडिकल नारीवाद, उत्तराधुनिक नारीवाद। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बेसिकली ध्यान जो देना है वो देना है सेक्स एंड जेंडर के बीच में। तो सेक्स जो है हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, और इसी प्रकार से जो जेंडर है हमारे सामाजिक यानी कि सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको जो है कुछ जो है विचारकों को अपने ध्यान में रखना है, जिसमें आपको जैसे कि अगर ये सेक्स एंड जेंडर वाला जो आप क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप एक जो नाम है, बहुत ही फेमस नाम है जिसको बोलते हैं सिमोन दी बुआ। ठीक है, उनकी बुक है द सेकंड सेक्स, और वो लिखी गई थी 1949 में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा था, उनका कथन यह था कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बना दी जाती है। ठीक है, तो ये जो उनका कथन था ना कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बना दी जाती है, तो इससे इन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की थी, और इसमें बताने की कोशिश की है इन्होंने बुक के अंदर कि द सेकंड सेक्स जो विमेन हैं, जो विमेन्स हैं, उनको सेकंड सेक्स का जो दर्जा पूरी दुनिया के अंदर दिया जाता है, आधी आबादी वाला। ठीक है, तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी है, और इसमें और भी जो नाम है जैसे कि मैरी ऑस्टनक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये सब आपको इसके अंदर जो है नाम लिखने हैं। जो मेरी वॉस्टनक्राफ्ट है उनकी बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, और एक और फेमस राइटर है जिनका नाम है जे एस मिल, और जे एस मिल की बुक का नाम है सब्जुगेशन ऑफ विमेन्स। ठीक है, तो विमेन इन्होंने ये बुक लिखी है, और इसमें बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है ये सेक्स एंड जेंडर वाली जो डिबेट है और फेमिनिस्ट स्टैंड्स हैं, वेरियस फेमिनिस्ट स्टैंड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उमा चक्रवर्ती की बात करें तो उनका एक लेख है, और उस लेख का नाम है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ब्राह्मणिकल
पैट्रियार्कियल इन अर्ली इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने जो पितृसत्ता के बारे में जो बताया था, भारत में पितृसत्ता, वो भी ब्राह्मणिकल जो पितृसत्ता, इनकी जाति और जाति को लेके पितृसत्तात्मक का जाति के साथ किस तरीके से गहरा संबंध है, ठीक है, उसको बताने की उन्होंने जो कोशिश करी है उमा चक्रवर्ती ने। ठीक है, तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो है एक को सुपीरियर का दर्जा दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में पूरी दुनिया के अंदर है कि जो है शुरुआत से लेके, ठीक है, तो ये भी बताना है। और फिर लास्ट में आपको इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, नारीवाद के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको बता देना है। और फिर लास्ट में आपको इसमें कंक्लूजन लिख देना है, और कंक्लूजन लिख देंगे तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसी के बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि राइट एन एसे ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद की मूल मान्यताओं पर एक जो है निबंध लिखना है। और ये जो निबंध है आपका, यानी कि इसके ये दोनों तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये आपको जो है इसी तरीके से सीधे सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। पर जो है आप जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तैयार, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का आंसर मिल जाएगा। इस सीरीज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट एन एसे ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि राजनीतिक समुदाय की जो धारणा है उसके ऊपर निबंध लिखे या फिर उसके ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करे। ठीक है, यही क्वेश्चन दो तरीके से आता है, राइट एन एसे ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिटी आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो है जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करें, यानी कि राजनीतिक दायित्व की बात करें, तो दो दायित्व है, दायित्व शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है, और इसका जो मतलब होता है, दायित्व का मतलब होता है बाध्यता से है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को वह करने के लिए बाध्य करना जो उन्हें सौंपा गया है। ठीक है, इसके विभिन्न अर्थ है। नैतिकता के क्षेत्र में यह जो है एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सूचित करता है, जिसे कि व्यक्ति ने अपनी तर्कसंगत समझ के लिए अधिकार स्वीकार किया है। फिर इसमें जो है राजनीतिक दायित्वों के जो विशेषताएं हैं, जैसे कि सार्वजनिक विषयों के लिए प्रबंध करना, राजनीतिक वैधता और प्राधिकरण का विरोध। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जो है कि दायित्व और कर्तव्य क्या है, दायित्व के लिए राजनीतिक दायित्व क्या है, नागरिक दायित्व क्या है, और वैधानिक दायित्व क्या है। ठीक है, नैतिकता को लेकर, व्यवहारिकता को लेकर आपको जो है बताने हैं। और राजनीतिक दायित्व के जो विभिन्न सिद्धांत है, एक राजनीतिक दायित्व को लेकर जो सिद्धांत है वो है ईश्वरीय सिद्धांत, ठीक है, जो कि आस्था से आधारित है। और दूसरा है राजनीतिक दायित्व का देवीय सिद्धांत। ठीक है, देवी सिद्धांत की जो है आलोचना की जाती है। ठीक है, यानी कि जो ईश्वरीय सिद्धांत है जिसको देवी सिद्धांत बोलते हैं, तो इसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि राजनीतिक सिद्धांत के जो देवीय सिद्धांत को जो है हॉब्स, लॉक जैसे जो प्रमुख विचारकों ने इसकी आलोचना का सामना करना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद में लास्ट में इच्छा में स्वीकृति, ठीक है, बतानी है आपको। ठीक है, हॉब्स, लॉक जिस तरह की अगर लॉक के बारे में हम बात करें तो उन्होंने किस प्रकार से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की है। ठीक है, लास्ट में आपको इसमें आलोचना बता देनी है और इसका सिद्धांतीकरण क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फाइनली जो है आपको जो कंक्लूजन पे आ जाना है। तो ये इस प्रकार से जो है आपका जो है राजनीतिक समुदाय के सिद्धांत की धारणा और राजनीतिक दायित्व क्या है इसके बारे में आंसर पूरा हो जाएगा। अब जो है लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो पेपर है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक बार फिर से आपको देख लेनी है कि उसका टाइमिंग क्या है, उसमें कितने मार्क्स का है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश क्या क्या है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। इसके आंसर के लिए मैंने जो है आप ये मेरा YouTube चैनल है, YouTube चैनल की में के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने आपको
लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम में ये वाली बुक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी। इस बुक में जो है आपको उन तमाम क्वेश्चन जो कि मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ईजिली इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं कि राजनीति क्या है और राजनीति का सिद्धांतीकरण, इसका पूरा आंसर जो है आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन के इस बुक के अंदर पूरा आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, इसको लेकर जो तमाम के तमाम मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उनके जो है आंसर्स इस बुक के अंदर इसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने बताए हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से पहले पढ़ लेना है, जो मैंने बोला है उसको पहले पूरा सुनना है, स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर ठीक है, तो पहले आपको को पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने बोला है समझ जाना है। उसके बाद जो मेरा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल के अंदर, जो इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आपको टेलीग्राम के जो चैनल है उस पे जाना है। उसमें से ये जो है हिंदी और इंग्लिश वाली बुक जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी वाली जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सारे आंसर उसके अंदर है। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।